हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी, नेट जेआरएफ, एनवीएस केवीएस इत्यादि भर्तियों के संबंध में यह वीडियो बना रहे हैं। यह हमारा 26वां वीडियो है और प्रत्येक वीडियो में हम 125 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, काफ़ी कम समय में करते हैं और इसका विश्लेषण भी करते हैं। नकारात्मक तथ्यों का बहुत कम प्रयोग करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बाजे पायलिया के घुंघरू कृति के लेखक कौन हैं? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनकी अन्य रचनाएं हैं नई पीढ़ी, नए विचार, आकाश के तारे, धरती के फूल, जिंदगी मुस्कुराई, मोटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन हैं? तो ये रमेश चंद्र शाह जी हैं। ये इनको 2001 में इसी रचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया था। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद की कहानियों का संग्रह बताना है आपको। तो हम बता दें, प्रतिध्वनि जो है, प्रतिध्वनि 1926 में लिखी गई, छाया 1912 में, आकाशदीप 1929 में, इंद्रजाल 1936 में और आंधी 1931 में लिखी गई। तो आप देख लीजिए उसके अनुसार कौन सही होगा। तो सबसे पहले आएगा छाया, 1912 में है। देखो छाया कहाँ पे आया है, बहुत आसानी से पता चल गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन का सही अनुक्रम बताना है। तो अनामदास का पोथा जो है 1976 में, पुनर्नवा 1973 में, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में, चारुचंद्र लेख 1963 में। तो सबसे पहले कौन आएगा? बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 और बाकी सब ये वाला देख लो। पहले बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। ऑप्शन बी सही है। शेष यात्रा की लेखिका कौन है? शेष यात्रा की लेखिका उषा प्रियंवदा जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। यह एक उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं 55 खंभे, लाल दीवार, रुकोगी नहीं राधिका, अंतर्वर्षी और भया कबीर उदास। ठीक है। काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के संपादक कौन थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के। और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी प्रमुख छायावादी आलोचक हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख कवि हैं। और आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी जी प्रमुख आधुनिक हिंदी आलोचक हैं। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि हुई वे कौन हैं? वे राहुल संस्कृतायन जी है। इनको अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा सबसे बेस्ट पुस्तक है। कहानी कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। विकल्प सी सही है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। बालकृष्ण भट्ट संसार महानाट्यशाला है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का कश्मीर कुसुम है। पहला राजा नाटक के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। जगदीश चंद्र माथुर जी, विकल्प बी सही है। अगर जगदीश चंद्र माथुर के रचनाओं की बात करें तो ओ मेरे सपने, कोणार्क, शारदिया, भोर का तारा, 10 तस्वीर, परंपराशील नाट्य, जिन्होंने जीना सीखा। और आगे चलते हैं। वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की? तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र और राम कुमार वर्मा। विकल्प बी सही है, बी वाला। नवगीत दशक के संपादक कौन हैं? नवगीत दशक के संपादक शंभुनाथ सिंह जी हैं। विकल्प बी सही है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो वक्त की मीरा पर, रूप रश्मि, माता भूमि, छायालोक, जहाँ दर्द नीला है और उदयाचल, दीवालोक। ठीक है, दीवालोक ये इनकी रचनाएं हैं शंभुनाथ सिंह जी की। जमुन जल तुम किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। विकल्प डी सही है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो अन्य काव्य पंख और पतवार, युग की गंगा, नील के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, कहें केदार खरी खरी। ठीक है, और मार प्यार के थापे इनकी रचनाएं हैं। इनको अगर कहें तो इन्होंने रचनाएं की हैं
काव्य की रचनाएं बालेंदु नाम से, बालेंदु नाम से करते हैं। ठीक है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का प्रभाव पड़ा है? तो ये बांग्ला ग्रंथ है एक, कृत्तिवास रामायण का पड़ा है। और अनामिका काव्य संग्रह के प्रथम संस्करण में यह संकलित है, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, निराला द्वारा रचित है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम में प्रतिष्ठित करना है। विकल्प बी सही है। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो यह हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है, हरिशंकर परसाई द्वारा भोला राम का जीव। यह एक व्यंग्यात्मक रचना है। विकल्प डी सही है। अगर इनकी और बात करें हरिशंकर परसाई की, तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र, जैसे उनके दिन, नया साल, खेती शिकायत मुझे भी है, और विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सब इनकी रचनाएं हैं हरिशंकर परसाई की। आज रात इससे परदेसी चल कीजय विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो यह एकांतवासी से लिया गया है, श्रीधर पाठक जी इसके रचयिता है, श्रीधर पाठक। और एकांतवासी जो है यह गोल्ड स्मिथ की हरमिट एक पुस्तक है, हरमिट उसी का अनुवाद है हिंदी में। ठीक है, वहाँ से लिया गया है यह रचना। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी का है, विकल्प ए सही है, केदारनाथ अग्रवाल। और बात करें तो ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन शास्त्री जी का है। और नागार्जुन की रचना है अकाल, और उसके बाद रघुवीर सहाय ने लिखा है आत्महत्या के विरुद्ध। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें हम बता दें, गीतिका जो लिखा गया 1936 में, अणिमा 1943 में, अगर यहाँ नंबरिंग करें तो 1943, और गीतिका 1936, और अर्चना 1950, और आराधना 1953। और यही सही भी हो जा रहा है पहला ऑप्शन। ठीक है, 36, गीतिका 1936, अणिमा 1943, अर्चना 1950, आराधना 1952। ऑप्शन ए सही है, विकल्प। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? तो वह द्विवेदी युग था। कौन था? द्विवेदी युग। विकल्प बी सही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का था और सरस्वती पत्रिका का था। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वर्तनी की शुद्धता, उचित शब्दों का प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग इत्यादि चीज़ों पे ध्यान दिया। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? अंग दर्पण तो यह रसलीन की रचना है। इनकी और रचनाएं हैं, जैसे रस प्रबोध भी इनकी रचना है, अंग दर्पण रसलीन की। ठीक। अब्दुल रहमान कृत संदेश राचक, यानी संदेश राशक अब्दुल रहमान की कृति है। यह कैसी कृति है? तो यह एक विरह काव्य है। इसमें विक्रमपुर के एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। ठीक है, संदेश राशक में यह एक विरह काव्य है। कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नाहि सखी मो, मन ते मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण किसकी रचना है? यह किसकी रचना है? तो यह रहीम जी की रचना है। रहीम जी की अन्य रचनाएं भैरवी नायिका भेद, रहीम दोहावली, नगर शोभा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, ये सब हैं। और सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? तो सीतायन के रचयिता आपके सामने ऑप्शन है, और रामप्रिया शरण जी हैं, विकल्प डी सही है। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में यह कविताओं का रुचिकर क्षेत्र रहा। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो सूरदास। बाल्य अवस्था का इनसे बढ़िया वर्णन और किसी ने नहीं किया। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? तो रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी का धर्म ग्रंथ। इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? बताना है, विद्यापति की नहीं है। तो नरसिंह जी का मायरा, ये मीराबाई जी ने लिखा है, मीराबाई जी। और कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली
ये विद्यापति जी की रचना है। विद्यापति जी को मैथिल कोकिला और श्रृंगार कवि के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप शब्दों को इंग्लिश में लिख देंगे। जैसे अंकन लिखा है तो ANKAN अंकन लिखेंगे ना, तो इससे शब्दकोश आपको पता चल जाएगा। जैसे रीजनिंग में सॉल्व करते हैं आप, तो अंकन ये पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद अंकनी दूसरे नंबर पे, अकंठ तीसरे नंबर पे और अर्क चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है, सर्वप्रथम कौन आएगा? तो अंकन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी बताना है यहाँ पे। तो लिखा है जिजीविषा, तो जिजीविषा कैसे लिखा जाएगा? देखो जी और मूर्धन्य स, ठीक है, जिजीविषा ऐसे लिखा जाएगा। विकल्प बी सही होता है। शुद्ध शब्द का चयन करना है, 29 नंबर प्रश्न। तो औद्योगिक लिखा जाता है, औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक। और आगे चलते हैं, आप विकल्प भी सही होगा यहाँ पे भी। कुवलयानंद के रचयिता कौन है? तो अप्पय दीक्षित जी हैं, विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से एक कृति भास द्वारा रचित नहीं है, कौन सी नहीं है इसमें से? तो अब विकल्प डी नहीं सही है। यह पतंजलि जी का है, पतंजलि जी की रचना है महाभाष्य। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में निम्न में से किसका सर्वाधिक योगदान रहा है? तो पाणिनि जी का रहा है। इनकी प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी है, संस्कृत व्याकरण के लिए है। निम्नलिखित वाक्य में से एक में करण कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। करण कारक मतलब जो भी चीज़ यूज करेंगे आप साधन के रूप में यूज करेंगे। वह जैसे पेड़ मैं पेपर कैंची से काटता हूँ तो कैंची क्या हो गया? साधन हो गया, और से यहाँ पे करण कारक हो गया। मैं किताब से पढ़ता हूँ, ठीक है, तो से जो आया एक करण कारक चिन्ह हो गया, और किताब। तो यहाँ पे देख लेते हैं, लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है। तो दर्द के मारे जो है यहाँ पे से भी कर सकते हैं, लड़का दर्द से छटपटा रहा है। और भोजन के निमित्त सिंह, यही सही हो जाएगा विकल्प ए, लड़का दर्द से छटपटा रहा है, यानी कि दर्द उसके साथ है। ठीक है, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। तो बोला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बोला पे जोड़ दिया जा रहा है ना, तो क्या चीज़ बोला? मरम वचन बोला, तो वचन क्या है? वचन कर्मवाच्य है, विकल्प ए सही है। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल कहा, और राम कुमार वर्मा ने संधिकाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बीजवपन काल कहते हैं, और राहुल संस्कृतायन आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहते हैं। रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में क्या होगा? तो रमासु होगा, विकल्प ए सही है। जगत शब्द के चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप क्या होगा? जगते होगा, विकल्प ए यहाँ भी सही है। और भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास की रचनाओं में मिलता है, वैसा ही चित्रण आधुनिक काल के किस कवि की रचनाओं में मिलता है? यहाँ बताना है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में मिलता है, विकल्प डी सही है। इन्होंने भारत भारती की रचना की, साकेत की रचना की, शकुंतला, पंचवटी, यशोधरा की रचना की है इन्होंने। और कृष्ण गीतावली नामक काव्यकृति के रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली नामक काव्यकृति के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी हैं, विकल्प भी सही है। इनकी 12 प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न और रामचरित मानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरवे रामायण, रामलाला अछू और वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, ये सब हैं उनकी रचनाएं। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता था? तो भारत मित्र को कहा जाता था, विकल्प डी सही है। और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु है, विकल्प ए सही है। और रामायण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें तृतीया विभक्ति है, विकल्प सी सही है यहाँ पे भी। पितृ शब्द का प्रथम विभक्ति का बहुवचन रूप क्या है? तो पितरः है, विकल्प सी सही है। सूर सूर तुलसी शशि उड्डयन केशव दास और कवि उद्योत सम जहतः करे प्रकाश, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जब एक शब्द या पद की आवृत्ति कई बार हो और उसका प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है, कई बार आ चुका है। सूर सूर, देखो एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, एक सूर का मतलब सूर्य होगा और दूसरे सूर का मतलब सूरदास। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है?
और यहाँ पे आप सूरदास या सूर अंधा को भी मान सकते हैं। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन हैं? तो भूत देवकी नंदन खत्री जी हैं, विकल्प सी सही है। इनकी और भी रचना है जैसे चंद्रकांता, काजरी की कोठरी या काजल की कोठरी भी कह सकते हैं, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कटोरा भर, और ये भूतनाथ तो ये है, ठीक है। और चंद्रकांता। लोकायत के रचयिता कौन है? तो ये देवकी नंदन खत्री था। लोकायत के रचयिता कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, विकल्प डी सही है। इनके और अन्य रचनाएं माने तो बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी और युगपथ इत्यादि हैं। और आगे चलते हैं। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तो ये तुलसीदास जी थे, विकल्प सी सही है। रामचरितमानस की रचना इन्होंने की है। ध्रुव चरित के रचयिता कौन है? ध्रुव चरित के रचयिता नरोत्तम दास जी हैं। बाकी रसखान का रचना है सुजान रसखान प्रेम वाटिका, और भिखारी दास की रचना काव्य निर्णय, काव्य श्रृंगार, और रस सारंग, छवि निर्णय, ये सब हैं। और स्वामी हरिदास की बात करें तो चतुष ध्रुपद शैली में है, ठीक है ये। और रसखान की बात हो गई, इनका भी बता दिए। तो ध्रुवचरित का कौन हुआ? नरोत्तम दास जी, विकल्प सी सही है। इनके और रचनाओं की बात करें तो ध्रुवचरित, सुदामाचरित और विचार माला भी है, ठीक है। कविता के लिए सही बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? यह रचना अयोध्या प्रसाद खत्री जी का है, विकल्प डी सही है। जगत सच्चाई सार के रचयिता कौन है? तो श्रीधर पाठक जी हैं, विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? यहाँ पे बताना नहीं मिला। नागार्जुन को नहीं मिला, बाकी उर्वशी के लिए दिनकर जी को मिला था, और संपूर्ण साहित्य के लिए निर्मल वर्मा को, और साहित्य में योगदान के लिए नरेश मेहता को। नागार्जुन को नहीं मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। निम्न में से कौन भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के कवि हैं? भक्ति काल के रामाश्रयी शाखा तुलसी से बेहतर कौन है? और बाकी ये सूफी काव्य धारा के हैं, सूरदास कृष्ण और मीराबाई भी कृष्ण काव्य धारा के। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है, शुद्ध बताना कौन सा है? तो मातुर्निलीयते कृष्ण, विकल्प सी सही है। विरह बारिश की रचना किसने की है? विरह बारिश की रचना बोधा ने की है। इसका नामा की रचना भी इन्होंने की है। ये पन्ना दरबार में रहते थे और सुभान नामक एक वो वेश्या से प्रेम किए थे ये, ठीक है। राम शब्द के खष्टी एक वचन का रूप क्या होगा? तो रामस्य होगा, विकल्प बी सही है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। इसका अगर विग्रह करें तो चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु जी हो गए। चक्रपाणो यस्य सह, इसका संस्कृत में वो होगा समास। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है तो इसमें छः का वृत्तानुप्रास होगा, विकल्प सी सही है। वृत्तानुप्रास, ठीक है। एक सेकंड, लाटानुप्रास है, वृत्ता बार बार कह रहे हैं। लाटानुप्रास अलंकार में जब किसी शब्द या पद की आवृत्ति हो परंतु केवल अर्थ एक ही रहे, केवल अन्वय करने से अर्थ में बदलाव हो तो उसे लाटानुप्रास कहते हैं। और रत्नाकर कृत गंगावतरण किस शब्द में लिखा गया है? किस छंद में लिखा गया है? शरीत, तो यह रोला छंद में लिखा गया है, विकल्प सी सही है। और गंगावतरण के लेखक कौन है? रत्नाकर जी हैं। प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था तो वो सोजे वतन था। बाकी कर्मभूमि, निर्मला और गबन ये सब प्रेमचंद की ही रचनाएं हैं। काला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, विकल्प बी सही है, विकल्प बी। ऐतिहासिक काव्य महाराणा का महत्व किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की ऐतिहासिक रचना है, ठीक है। आगे, चित्त स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो ये अष्टछाप के कवि हैं। विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। इसमें 8 कवियों का संकलन है, ठीक। और ये अष्टछाप के कवि हैं। विनय पत्रिका की भाषा क्या रही? तो ये ब्रज भाषा में लिखे तुलसीदास। स्वच्छंदतावाद की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ब्रज भाषा में रचना स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, विकल्प डी सही है। बाकी प्रकृति पर पर्यवेक्षण,
प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग, स्वतंत्रतावाद की विशेषता है। आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? तो प्रेमघन जी थे। ठीक है, इसका प्रकाशन मिर्ज़ापुर से होता था। नचिकेतोपाख्यान के लेखक कौन रहे? तो सदन मिश्र जी रहे। विकल्प ए सही है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? आपको बताना है। संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर जी की रचना है। शुद्ध कविता की खोज भी इन्हीं की रचना है। ठीक है। और असमद शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में कौन सा गलत है बताना है। तो इसमें इसका होता है पंचमी में मत अवाभ्याम अस्मद होता है, ये गलत है डी वाला ऑप्शन। असमद शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप बताना है आपको। तो मया अवाभ्याम अस्माभि, विकल्प बी सही है। अनुदिनम में कौन सा समास है? इसमें अव्ययी भाव समास है, उपसर्ग लगा हुआ है उसमें अनु। आगे चलते हैं। मानक भाषा किस भाषा का वह रूप, किसी भाषा का वह रूप होता है जब, अब 4 विकल्प हैं इसमें, आप पढ़ सकते हो। तो जिसे, जो सबसे बड़ा है जो उसी को पढ़ो। जिससे भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रमाणित होता है, वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है। यही सही होना चाहिए, विकल्प बी। द्विवेदी युग की संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनकी रचना अगर कहें तो रंग में भंग, पंचवटी, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, ये सब है। निराला की अंतिम कविता का नाम बताना है आपको। निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, विकल्प डी सही है। बाकी ये सब भी उन्हीं की रचनाएं हैं। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, रोज सरोज स्मृति। ध्रुपद गायन का संबंध किससे है? तो ये ब्रजभाषा से है, विकल्प ए सही है। ब्राह्मण के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प डी सही है। और शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? बहुत मस्त क्वेश्चन है। किसने किया आपको बताना है। राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। ठीक है। और शकुंतला नाटक किसका लिखा हुआ है? कालिदास का। और ये सिर्फ शकुंतला का ही नहीं, मेघदूत का, रघुवंशम का, ये और शकुंतला का, तीनों का अनुवाद किए हैं जो कालिदास द्वारा रचित हैं, राजा लक्ष्मण सिंह जी। और निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं? किस कृति के बताना है। भाषा और समाज के लेखक हैं, विकल्प डी सही है। बाकी हिंदी में विकास में अपभ्रंश का योगदान नामवर, दूसरी परंपरा की खोज नामवर, और छायावाद की खोज, छायावाद, ये सब नामवर सिंह की रचनाएं हैं। सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास भक्ति काल के कवि थे और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनकी रचनाएं सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर और हैं। ठीक है। प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है, यह कैसा एक सामाजिक है। शिवपाल वधम के रचनाकार कौन है? शिवपाल वधम के रचनाकार कवि माघ जी हैं, विकल्प डी सही है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, देखना है, नहीं है तो देख लो कौन सा नहीं है। उच्चारणम, रामाष्टिकते, सच्चित, गंगोदकम, यह स्वर संधि में गुण संधि का उदाहरण है। स्वागत का संधि विच्छेद कौन होगा? सुधन आगत, देखो कहाँ सही हो रहा है, विकल्प ए में सही हो रहा है। शब्द की वह शक्ति जिससे वाचार्थ प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? उससे अभिधा कहते हैं। वाचक की बात आए जहाँ वहाँ अभिधा, और लक्षणा की बात आए तो लाक्षणिक, व्यंजन की बात आए तो व्यंजना होता है। ठीक है। सही शब्द युग्म पहचानना है आपको। सही शब्द युग्म कौन सा है? तो वैधर्वी जो शैली है उसका माधुर्य से संपर्क है। बिल्कुल ए सही है। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में है? घनानंद की कृतियाँ ब्रज भाषा में, विकल्प सी सही है। ठीक है। इनकी और रचनाओं की बात करें तो सर्वत्र स्वच्छता, एक रूपता, सुघड़ता, अखरा, बस ये है। ठीक। और मलिक मोहम्मद जायसी, यहाँ पे अखरावट की रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है। और मंझन की रचना याद करें मधुमालती, कुतुबन की मृगावती और उस्मान का चित्रावली, तो अखरावट की रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये कौन नहीं जानता? ब्रज बोली बोली जाती है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी और दक्षिणी मतलब मथुरा आगरा वाला क्षेत्र जो यहाँ पे वर्णित है। राजस्थान में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियाँ शब्द क्या है? तो बोलियाँ का मतलब भाषा से है, विकल्प सी सही है। लौकिक संस्कृति और मतलब यहाँ पे कुछ होना चाहिए,
और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम क्या होना चाहिए, रिक्त स्थान उसमें भरना है। तो लौकिक संस्कृत, यहाँ पे पाली, वैदर्भी, पाली संस्कृत दिया है। तो अपभ्रंश किसके बाद आता है, प्रकृत के बाद आता है। तो यहाँ पे देखो प्रकृत है, और लौकिक संस्कृत लौकिक संस्कृत के बाद पाली, और पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश आएगा। विकल्प बी सही है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, तो खड़ी बोली। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है, विकल्प सी सही हो रहा है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। हिंदी भारत की क्या है, हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है, विकल्प कौन सा सही होना चाहिए, तो ए। ठीक है, अनुच्छेद 343 ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है, और ये देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखी जाती है। ठीक है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। जैसे क हो गया, तो क वाला बाद ख दूसरा, ग नहीं आएगा, घ आएगा, और अंगा नहीं आएगा। तो ख वाला और घ वाला ये महाप्राण में आता है, बाकी क ग अंगा अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। तो देख लो कौन सा होगा, भ होगा यहाँ पे, विकल्प सी सही है। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है, कंठ बताना है। अ कंठ वर्ण है, बाकी उ ओष्ठ होगा, और ई और ई तालव्य होगा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन सा है, स ह उसमें व्यंजन है, विकल्प डी सही है। और बाकी च छ ज झ ये तालव्य है, त थ द दंत है ये, अट ठ ड मूर्धन्य है ये। ठीक है, और उसमें व्यंजन स ह। इसको देखो, ये जो बड़ा स है, इसको पहला स, इसको तालव्य स बोलते हैं, और ये दूसरा स जो है इसको मूर्धन्य स, तीसरा स जो है इसको दंत स बोलते हैं। और वैसे नॉर्मल भाषा में इसको बड़ा स, पेटफरुआ स या खटकोण, खटसड़, और उसके बाद छोटा स को, इसको छोटा सा बोलते हैं तीसरे वाले को, जिसको दंत स सही उच्चारण है। प्रीतम, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है बताना है। प्रीतम हम मीचत तिया, पानी परस सुख पाया, जान पिछानी अजान लो, नेक न होती लखाया। इसमें कौन सा रस है, रस बताना है। तो इसमें श्रृंगार रस है, श्रृंगार में संयोग श्रृंगार है, संयोग और वियोग। श्रृंगार में श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। जब प्रेमी प्रेमिका के बिछड़ने का वर्णन होता है तो उसमें वियोग होता है, और मिलने का जब वर्णन होगा तो संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, जैसे हे खग हे मधुकर हे श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, इसमें वियोग श्रृंगार होगा। ठीक है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। मतलब जैसे जैसे कृष्ण जी श्याम रंग में, काले रंग में डूबते हैं, वैसे वैसे उज्ज्वल होते जाते हैं। इसमें क्या है, दोनों में विरोधाभास दिख रहा है कि ना, दिख रहा है। जैसे कोई काले रंग में डूबेगा तो उज्ज्वला कैसे हो जाएगा भाई। बड़े न उजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरा सौ कनक गन्यो गढ़ियो न जाई। इसमें क्या है, इसमें अंतरान्यास है, विकल्प सी सही है, सी सही है। चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें कितने वर्ण आते हैं, अब वैसे ही पता लगा लोगे अगर पता रहेगा तो बसंत लिका में 14 वर्ण आते हैं, मकरकांदा में 17, और शार्दुल विक्रीडित में 19 आते हैं, और इंद्रवर्जा में 11 आते हैं। तो आप देख लो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, 11 वाला। इंद्रवर्जा कहाँ पे है, देख लो, ऑप्शन विकल्प डी में है, वही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस काव्य छंद कहा गया है, किसे काव्य छंद कहा गया है, तो मनहर को कहा गया है। मनहर एक छंद है, भक्ति काल से आधुनिक काल तक इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, विकल्प ए सही है। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीहू लोक भयो अंधियारो। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है बताना है, तो चौपाई छंद है, और चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, तो 19 मात्राएं यानी बरेवे छंद होगा, विकल्प बी सही है। और देखिए इसमें क्या कहा है, सम चरणों के अंत में जगड़, जगड़ में एक लघु, फिर गुरु, फिर लघु होता है, अंत में होता है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद बताना है, उत ध्वन्योज्वल होगा। देखिए कौन सा सही है, उत ध्वन्योज्वल, विकल्प ए सही है। 8 अध्याय है जिसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा, 8 अध्याय उसे अष्टाध्यायी कहा गया।
ठीक है। तीन बेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ, तीन बेड़ियाँ मिलती है जहाँ उसे त्रिवेणी कहा जाता है। ये भी बहुब्रीहि समास हो गया, तीसरे का बोध होता है। देशांतर शब्द में कौन सा समास है? देशांतर में वैसे तो तत्पुरुष समास होता है, आपको मिल रहा है कहीं तो तत्पुरुष समास होता है, लेकिन यहाँ पे विकल्प में भैया नहीं है। तो अगर यहाँ पे एक देश का बात कर रहा है, देश का बात कर रहा है, तो यहाँ पे अगर तत्पुरुष नहीं है तो कर्मधारय आप लगा सकते हो, लेकिन तत्पुरुष है तो तत्पुरुष लगाओगे आप। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगारों पर पैर रखना मतलब क्या? जोखिम मोल लेना। विकल्प डी सही है। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का सही क्या होगा? होनहार, होनहार बीरवान के होत चिकने पात, इसको बताना है। क्या होना चाहिए देख लो। होनहार बालक सुंदर होता है, बैक। सुंदर बालक होनहार होता है, बक। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देते हैं, होनहार बालक सुंदर नहीं होता है। विकल्प सी सही है। होनहार बीरवान के होत चिकने पात मतलब बचपन से ही पता चल जाता है। एक से बढ़कर दूसरा लोकोक्ति कौन सा है? तो शेर को सवा शेर। विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से तत्पुरुष शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? सॉरी, तो शिखा, चंदा, बात और रात, तो शिखा होगा। विकल्प ए सही है। रात, रात एक तद्भव, इसका तत्सम रात्रि होगा। चंदा का चांदनी, वात का वार्ता हो जाएगा, बात का। देशज शब्द छांटिए। डिबिया देशज शब्द है। डिबिया कौन सा शब्द है? देशज शब्द। और तारीख अरबी शब्द है। और सूरज तद्भव हो गया और जन्म भी तद्भव है। विदेशज शब्द है, विदेशज शब्द बताना है। चश्मा, जूता, जीभ और वायु, तो इसमें चश्मा होना चाहिए। चश्मा फारसी शब्द है और बाकी जूता देशज शब्द है, जीभ तद्भव है और वायु तत्सम है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है आपको, तो नासिका बच्चा होगा, बच्चा का होता है वत्स, वत्स होता है तत्सम। और लक्ष्मी तत्सम है, ग्रीष्म में भी तत्सम है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान कारक मतलब से आएगा और वो दूर होने के अर्थ में आएगा। जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो ये कुल्हाड़ी से काटता है, कुल्हाड़ी साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे करण कारक है। और यहाँ पर वह भूख से बेचैन है, भूख से बेचैन है, उसके साथ भूख है, तो ये भी करण कारक है। लड़का पेड़ से गिरा, यहाँ पे अलग हो रहे हैं ना दोनों, तो ये वाला सही है, अलग होने के अर्थ में। असाधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, ये करण कारक है, ठीक है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? तो अधिकरण के लिए में, अधिकरण करने के लिए में, पर। विकल्प डी सही है। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। हंसिनी नाम से ही लग रहा है, स्त्रीलिंग है। तपस्विनी, परोपकारिणी और तेजस्वी, तेजस्वी क्या है? पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब स्त्रीलिंग। घटा शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? तो घटाएं, घटा का घटाएं। अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है? अनिर्वचनीय बहुत अच्छा है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। अनिर्वचनीय जो कहा ना जा सके, वो कहा ना जा सके, उसे अनिर्वचनीय कहेंगे। तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहेंगे? त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे, ये ध्यान देना, त्रिकालज्ञ कहेंगे, ठीक है। जो तीनों कालों को देख सके उसे त्रिकालदर्शी कहा जा सकता है। और तीनों कालों को जानने वाले को क्या? त्रिकालज्ञ कहेंगे। कर्षण का विलोम क्या होगा? कर्षण का विलोम विकर्षण होगा, विकल्प डी सही है। और अपकर्षण का आकर्षण हो जाएगा और कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा। यहाँ पे कर्षण का विकर्षण होगा, विकल्प डी सही है। विहित, विहित का विलोम क्या है? विहित मतलब सम्मिलित करना होता है और उसका विलोम हो जाएगा निषेध, बिल्कुल भी विकल्प सी सही है। मांगी के खैबो मसीत के सुइबो और लेबो एक न देबो को दो, उपर्युक्त यह किसकी रचना का पंक्ति है? ये बताना है। तो ये तुलसीदास की रचना का है, कवितावली से लिया गया है, विकल्प सी सही है। अनारो जिज्ञासा, अनारो किसका उपन्यास है? अनारो किसका उपन्यास है? तो ये मंजुल भगत का उपन्यास है, विकल्प सी सही है। निम्न में से किसका समय हिंदी साहित्य में सबसे बाद में है? किसका समय सबसे बाद में आता है? तो रैदास का 1388 से 1498 शायद है टाइम, और कबीर जी का 1398 है। तो और धर्मदास जी का 1400
1400 है और दादू दयाल जी का 1544 है। इन सबको देखते हुए सबसे बाद में किसका है, तो दादू दयाल जी का है 1544। विकल्प डी सही है यहाँ पे। निम्न में से कौन से कवि अरविंद दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थे, तो सुमित्रानंदन पंत जी थे। विकल्प सी सही है। तो ये रहे हमारे 125 प्रश्न आज के, और इसका विश्लेषण हम कर चुके हैं, इसको देख चुके हैं। हम आपको बता दें, यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ इत्यादि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, औरों को भी बता सकते हैं। और जो लोग एमए बीए कर रहे हैं हिंदी साहित्य से, उनके लिए भी वीडियो फ़ायदेमंद है। आप कहीं भी किसी किताब से कहीं भी पढ़ो, लेकिन एक बार इस पर प्रयास कर सकते हो, अभ्यास करने के लिए आ सकते हो। और रोज़ हम कराते हैं 125 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।